almost lost her. She's much better now. She's done radiation and she actually doesn't know that she's got cancer. And this is, I request you not to make public knowledge of it. I'm just sharing it with you here because we managed to keep it quiet from her. And I understood the value of... नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। जिसके घर में कैंसर का मरीज हो जाए तो पूरा परिवार न सिर्फ मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत बोझ उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी, आर्थिक बोझ उठाने के बावजूद भी अगर मरीज की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पंजाब के एक ऐसे नौजवान ने कैंसर को न सिर्फ मात दिया बल्कि नई जिंदगी भी जी रहे हैं और वो पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं। लगभग 3 साल पहले उन्होंने कैंसर को मात दे करके नई जिंदगी शुरू की। इस नई जिंदगी में उस युवक को एक उसी के नाम के समरूप एक IT प्रोफेशनल ने नया जीवन देने में उसकी सहायता की। मनदीप नाम का ये लड़का और मनदीप नाम का ये डोनर आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। मनदीप पंजाब का रहने वाला है और 3 साल पहले इन्होंने कैंसर को मात दी। हम इनसे बात करते हैं कैसे इनको पता चला और कैसे इन्होंने सरवाइव किया। ये मनदीप जी, आप पंजाब में कहाँ से हैं? मैं सर भटिंडा से। भटिंडा जी। और ये आपको जो डायग्नोस हुआ ब्लड कैंसर का, ये कब हुआ? ये मुझे 2009 में हुआ था। 2009 में। तो कहाँ आपने पहले डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया? पहले मैंने लुधियाना डॉक्टर DMC में किया था। 3 साल DMC में गया, उसके बाद मैं PGI में चला गया। 7 साल PGI में गया। PGI चंडीगढ़? हाँ, PGI चंडीगढ़। उसके बाद फिर 2019 में मैं यहाँ राजीव गांधी में आ गया। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। तो ये जो आप जहाँ से गांव से आते हैं, गांव का क्या नाम है पंजाब का? तलवंडी साहब। तलवंडी साहब। तो वहाँ और भी पेशेंट है क्या? हाँ, काफ़ी पेशेंट है मेरे गांव में। नज़दीक गांव में काफ़ी पेशेंट है। वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। थोड़ा सा जो नीचे वाला पानी है वो भी थोड़ा सा ख़राब है, इसी वजह से ज़्यादा केस आ रहे हैं। आप बाय प्रोफेशन क्या है? पोल्यूशन का ज़्यादा होता है। प्रोफेशन मतलब आप क्या काम करते हैं? मैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो जब आपको पता चला जो कैंसर है तो परिवार में किस तरह की स्थिति थी? आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था? नहीं, मुझे 2 साल तो मुझे बताया नहीं गया। 2 साल के बाद मुझे पता चला, लेकिन मैं उस टाइम ठीक था। कोई मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगा कैंसर मुझे नहीं हो सकता है, ऐसे ही रहता था, नॉर्मल एक लाइफ जी रहा था। तो हौली टाइम के जब बढ़ती गई बीमारी, 2 साल 3 साल बाद तो पता लगा। फिर थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाना चाहिए, तो एक डेंजरस होता जाता है। उसके बाद फिर मैं PGI में गया, वहाँ मेडिसिन मिला, फिर रेगुलर मेडिसिन लिया तो फिर बीमारी कंट्रोल में आ गया था, पूरा एकदम ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ रहने लगा। थोड़ा सा वहाँ खाने पीने के चेंजेस हो गए, तो खाने पीने की वजह से दोबारा फिर ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद फिर मुझे इसको प्रॉपर ठीक करने के लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा था। तो फिर उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट कराया 2020 में। तो आज से एकदम ठीक हूँ, सब दवाई मेडिसिन सब बंद है। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ, ठीक हुए? हाँ। बोन मैरो जी। तो बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम भी आया आपको? कोई ये हाँ, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन तो होते रहते हैं। कीमो के साइड इफेक्ट तो होते रहते हैं, हौली शरीर में जाते हैं। अब आपके परिवार के सदस्य बहुत खुश होंगे? हाँ, वो सभी खुश है, गांव वाले खुश हैं और नज़दीक के गांव है वो भी। आपके परिवार में क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई। मदर फादर है? हाँ, मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है, भाभी जी है। सब लोग बहुत खुश हैं, दोस्त मित्र है, सब खुश हैं। यानी 3 साल से आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? हाँ, पूरे साल 4 साल हो गए। 4 साल से पूरा स्वस्थ है। सब काम करते हैं? हाँ, सब काम खेत जाना? हाँ, खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं सभी करता हूँ, नो प्रॉब्लम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहा जाता है ना, जो मारने वाला भगवान बचाने वाला भगवान। अब मनदीप एक पेशेंट और उनके बचाने के लिए भी मनदीप आ गए। आपको जान कर के हैरानी होगी, जो मनदीप जो हैं, जो डोनर हैं, वो आईटी प्रोफेशनल हैं और बेंगलोर में रहते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल वो आप समझ सकते हैं कितनी उनकी व्यस्त लाइफ होती है और वो किस तरह से एक सामाजिक कार्य करके उन्होंने एक नया इतिहास रचा। आईटी प्रोफेशन में तो वो कई काम किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने ब्लड डोनेट करके, बोन मैरो डोनेट करके उन्होंने एक नया इतिहास रचा और पूरे देश, पूरे समाज को उन्होंने एक मैसेज दिया, जो ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है और वो जीवन बचा सकता है। अगर आप में जज्बा हो तो आप ज़रूर ये काम कीजिए, डोनेट कीजिए और किसी की ज़िंदगी बचाइए। हम मनदीप जी से बात किए हैं और आप भी मनदीप हैं और जिनको आपने नया जीवन दिया वो भी मनदीप हैं। क्या आप पहले से जानते थे या कोई इंट्रोड्यूस कराया या कैसे ये आप लोगों की जोड़ी बैठी? नहीं सर, पहले से तो बिल्कुल नहीं जानते थे। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, पंजाब में बड़े हुए हैं और मैं बेंगलोर में था। हुआ क्या कि मैंने स्टेम सेल रजिस्ट्री में रजिस्टर किया था, मेरे ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, रजिस्टर किया था 2015 में। और 2019 में मुझे सडनली फोन आता है कि आपको याद है आपने रजिस्टर किया था कि आप डोनेशन करेंगे, एक पेशेंट को ज़रूरत है। मैं तो भूल भी गया था। फिर उसके बाद डोनेशन का प्रोसेस हुआ, जो सिंपल प्रोसेस था 5-6 दिन। उसके बाद 2 साल तक मैंने कुछ नहीं सुना, 3 साल तक कुछ नहीं सुना। 3 साल बाद मुझे फ़ोन आता है DK केमिस्ट्री वालों को कि जिसको आपने डोनेट किया था स्टेम सेल्स, वो बच गया है, कि कम्प्लीटली कैंसर फ्री है, सर्वाइवर है, आप मिलना चाहेंगे क्या? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली मिलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे नाम बताया, ना कुछ बताया। उन्होंने जाके मुझे एक दिन टाइम दिया, जाके कॉफ़ी शॉप के टेबल पे बिठा दिया। सडनली ये पीछे से आते हैं और मेरे शोल्डर पे टैप किया। तब तक तो मेरे को लग रहा था कि हाँ नॉर्मल है, आ गया हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ बस किसी को। पर जैसे ही मैं उठा इन्होंने मुझे गले लगा लिया और छोड़ा नहीं 2 मिनट तक। थैंक यू बोलते रहे। सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे भी ऐसा इस समय पहली बार इमोशनल हुआ मैं पूरी जर्नी में। और बहुत खुशी, उस टाइम पता चला कि इसका भी नाम मनदीप है और पंजाब से है। तो बड़ा कोइंसिडेंस था। आई थिंक एक तो किसी के साथ मैच होना स्टेम सेल का फैमिली के बाद, वही बहुत यूनिक और डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात ये कि उसका भी मतलब शायद ऊपर से लिख के आया कि ये होना। आप बाय प्रोफेशन आईटी है और एक ये जो क्या कहा जाए, समाज सेवा ही कहा जाए, जो डोनर के रूप में आप कहीं रजिस्टर्ड हुए, तो ऐसा कैसे ये आपके दिमाग में आया? मैं कई सालों से ब्लड डोनेशन कर रहा था और मेरी वाइफ को कैंसर हुआ 2014 में, तो 2014 to 2015 में। उस टाइम पर जब स्टेम सेल डोनेशन वाले टेबल पे पहुंचा, अपना ब्लड डोनेट करके आया, इन्होंने छोटा सा स्टॉल लगा रखा था, वहाँ पे मैंने कैंसर देखा। उस टाइम पर दिमाग में वो कैंसर बहुत फैला हुआ था, दिमाग में चढ़ा हुआ था और डरे हुए थे हम लोग। ऑलरेडी काफ़ी ट्रीटमेंट चल रही है। तो जब उस टाइम सोचा कि हाँ भाई किसी की जान बचा सकता हूँ तो रजिस्टर कर लेता हूँ, तो ये कम्प्लीटली बाई चांस हुआ। उसके बाद जब एक्चुअली डोनेशन की बात आई, और जैसे ये बोल रहे थे कि ज़्यादातर लोग डोनेशन नहीं करते, 70% लोग नहीं करते डोनेट, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ डिस्कस करो अगर ठीक से तो हो जाता है। कई लोग अगर जैसे मेरी फैमिली भी डरी हुई थी, तो कुछ
ये तो नहीं होगा, कुछ आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, बहुत ईजी प्रोसेस था। आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी आई थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बैक पेन और लाइट फीवर हुआ था मुझे, 100 डिग्री टाइप, बट वो चला गया था एक ही दिन में, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। काम कर रहा था मैं अपना, ठीक है, ऑफिस वालों ने छुट्टी दी तो ज़्यादा मज़े कर रहा था, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पूरी प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, जैसे प्लेटलेट देते हो आप, इधर से खून लेते हैं, मशीन में डालते हैं, वहाँ पे स्टेम सेल निकाल लेते हैं, देन वापस आपका ब्लड आपकी बॉडी में चला जाता है। 3-4 घंटे बैठो तो अपने स्टेम सेल मिल जाते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो ये जो आपने लास्ट डोनेट किया था, अब से कितना समय हो गया? ये 2019 में डोनेट। 2019 में कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम। उसके बाद कोई प्रॉब्लम। और ये जो DKMS वाले हैं, ये हर साल स्टार्टिंग में 6-6 महीने में फ़ोन करके तुम्हारे हेल्थ चेकअप भी कराते थे कि कोई रिएक्शन तो नहीं है, कैसे चल रहा है आपका है। अभी भी फॉर एग्जांपल इस साल भी फ़ोन आया था कि हम आपका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, आपकी ज़रूरत है। मैंने उसी टाइम कराया था, मैंने कहा, लेकिन काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है इनका, बहुत पेशेंट का ख्याल रखते हैं, बार-बार फ़ोन करते हैं ये पूछने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर बोल भी दो आप, जैसे एक दिन मेरे को ऐसी बैक पेन हो रहा था, मैंने बोल दिया तो मैंने पूरा डॉक्टर अरेंज कर दिया था कि चेक करा दो, बट वो रीज़न नहीं था। लॉन्ग ड्राइव करके आया था, वो रीज़न। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू। वहाँ पर एक क्लस्टर हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल एसोसिएशन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मतलब आजकल हम सबको मालूम है कि स्मोकिंग लंग कैंसर का एसोसिएशन है, लेकिन 1970s तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि स्मोकिंग और लंग कैंसर एसोसिएटेड है। वो उसकी जब प्रॉपर स्टडी की गई तो देखा गया कि हाँ ये कनेक्शन है। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है, जो उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ग्राउंड वाटर है, उसमें जो मेटल्स की वो रहती है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सभी कुछ रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव रोल होता है। मतलब हर किसी को भी नहीं होता। अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो 100% ही उस एरिया में हो जाता है, वैसा भी नहीं होता। तो कुछ इनहेरेंट हमारे रिस्क होते हैं, जैसे कि हमारी शरीर की बनावट है, कुछ एनवायरमेंटल रिस्क होते हैं जो कुल मिलाकर कैंसर को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आप अपने जेनेटिक मेकअप को तो चेंज नहीं कर सकते, जिस तरीके से आपकी बॉडी बनी है, जो जन्म से है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एनवायरमेंट पे आपका कंट्रोल है, आपका मतलब सोसाइटी का, इंडिविजुअल का, सभी लोगों का। तो डेफिनेटली जो कैंसर इंसिडेंस का इंक्रीज हुआ है उसमें मतलब मोर डायग्नोसिस भी है, क्योंकि ज़्यादा लोग अब डायग्नोज हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो कंटामिनेशन है, टॉक्सिन्स है, उसका भी रोल है, लेकिन एग्जैक्टली उसको क्वांटिफाई करना साइंटिफिकली को मुश्किल है। वो मतलब उसका काम चल रहा है, जो कि पता चलेगा। ये जो इनका केस है, जो आप लोग कह रहे हैं, जो फुल्ली ट्रीटमेंट हुआ है, अब इनको कोई परेशानी आ सकती है या सिर्फ ये कुछ वर्षों के लिए, कुछ टाइम के लिए? मैं जनरल बात कर लेती हूँ। देखिए, जो भी ब्लड कैंसर होते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, मोस्टली अगर किसी को पहले 2 साल के अंदर रिलैप्स नहीं हुआ तो उसके बाद रिलैप्स होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है ना। तो इसीलिए जो ब्लड कैंसर में हम लोग 2 साल तक काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि हाँ, अगर अभी तक वापस नहीं आया तो शायद नहीं आएगा। और एक बार 5 साल हो जाते हैं तो हम एक अपने माइंड में टेक्निकल एक वो बनी होती है रेखा कि हाँ 5 साल हो गए तो अब क्योर है, लेकिन वो क्योर तो शायद तभी हो गए थे। मोस्टली जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, अगर उनका कैंसर वापस आना हो तो जल्दी वापस आता है। एक बार 3, 4, 5 साल हो गए उसके बाद रिलैप्स का रिस्क बहुत लो हो जाता है। तो आई थिंक इनके ट्रांसप्लांट को काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम रीजनेबली श्योर हो सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी होते हैं वो हर किसी की हिस्ट्री के हिसाब से उनके ट्रीटिंग डॉक्टर, उनको जो लगता है कि हाँ ये ज़रा सा कर लें या वो कर लें तो हम उस रिस्क को और कम करें, लेकिन जनरली 5 साल के बाद रिलैप्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जहाँ तक आई थिंक मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगी, आपने बोला कि इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट केसेस सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारा जो सारा जो इंडिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डेटा है, हमारे यहाँ पर एक रजिस्ट्री है इंडियन सोसाइटी ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जहाँ पर जो भी सेंटर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं वो अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ना इकट्ठा करते हैं, मतलब सेंटर जस्ट ताकि हम खुद एनालाइज कर सकें कि हम एज अ कंट्री क्या कर रहे हैं, कितने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, कितने सेंटर्स हैं, किस तरीके के ट्रांसप्लांट हैं, और उसका डेटा हम लोग एनुअली एनालाइज करते हैं। और इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस साल भर साल बेटर होता जा रहा है, काफ़ी बेटर होता जा रहा है, अक्रॉस बेटर होता जा रहा है। एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बाय एंड लार्ज वर्ल्ड की किसी भी रजिस्ट्री से कुछ इंफीरियर नहीं है। मतलब इवन तो हम लोगों के पास लिमिटेशंस थोड़ी रहती हैं, इकोनॉमिक भी रहती हैं, लॉजिस्टिक भी रहती हैं, लेकिन विद इन दोज लिमिटेशंस अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखें और उन्हें कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड, तो कोई बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि लोगों को ये मैसेज जाए कि इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होते। इंडिया के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस का रेट इज वेरी सिमिलर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट मोर चैलेंजेस दैट are faced by all of us, the patients, the doctors, everybody. The results are very similar and they are getting better. And हम ये डेटा मतलब सीरियसली देखते रहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को कुछ एडवाइस दे सकते हैं, जैसे मनदीप बता रहे थे कि उनके गांव के आसपास में कितने केसेस थे जिनको इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी बच सकता हूँ, शायद इन्होंने ट्रीटमेंट ली, ये बच गए। तो इस तरह से इसकी अवेयरनेस बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात, पैट्रिक विल बी एबल टू से कि इंडिया में जितने लोग एज ए डोनर साइन अप करते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। आई थिंक एग्जैक्ट फिगर्स है, पैट्रिक यू कैन शेयर द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली साइंड अप एज स्टेम सेल डोनर्स। Yeah, less than 1%, less than 0.1% actually. Currently in India are 0.044% donors who are registered. Doesn't mean that they are real. इतना हेडरूम है, आई मीन कितने लोगों की जान बचा सकते हैं अगर उनको पता हो कि वो ऐसे स्टेम सेल डोनेट कर सकते हैं, या कितने पेशेंट्स खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो इस वजह से इस बुक को मैंने एनविजन किया एंड आई डू होप कि इससे किसी न किसी की लाइफ किसी तरह बचे एंड उस बुक का जो पर्पस है वो सार्थक हो जाए। Last year, not too long back, in October, my mother was diagnosed with lung cancer. And in November, my husband was admitted to hospital with dengue, severe dengue. His platelets, guys, he had to get blood transfusion because his platelets really sunk down. At which point one is very, very close and very face to face with certain realities, which one knows, everybody knows that. आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।